हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शारंग विला। अमृत दौड़ा दौड़ा जब मृत्युंजय के कमरे में आता है तब ठीक मृत्युंजय उस वक्त शावर लेकर खाली टॉवल में बाथरूम से बाहर आता है। मृत्युंजय अमृत को इस तरीके से जल्दबाजी में आता हुआ देख कर बोला तुम्हारी कौन सी राजधानी ट्रेन छूट रही है जो तुम इतनी स्पीड में भागते आ रहे हो। अभी मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ ना, उसे सुनकर तुम्हारा टॉवल नीचे गिर जाएगा। अमृत ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अमृत की बात पर मृत्युंजय मुंह बनाते हुए बोला, हाँ व्हाट नॉनसेंस, सीधा सीधा कहो ना जो कहना है। अमृत मृत्युंजय की बात पर बोला, तुम्हारी और मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई। व्हाट? मृत्युंजय ने हैरान होकर कहा। अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, क्या नहीं? हाँ। मृत्युंजय अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, मैं अभी जस्ट आया था, महक यहीं पर बैठी हुई थी, अचानक कैसे चली गई? और कौन लेकर गया उसे? तुम्हारा साला लेने आया था और अब तो मेरा भी साला बनने पर तुला हुआ है। अमृत ने मुंह बनाकर कहा। मृत्युंजय गुस्से में अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, मैं इस साले के तेल निकाल दूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के मेरी बीवी को लेकर जाने का? इतना कहकर मृत्युंजय कमरे से बाहर जाने लगता है, जिसे देखकर अमृत कहता है, अरे क्या तुम सबके सामने अपनी इज्जत उतारना चाहते हैं? एटलीस्ट कपड़े तो पहन लो गद्दे। अमृत की बात पर मृत्युंजय होश में आता है और जल्दी से क्लोजेट की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद मृत्युंजय नॉर्मल टी शर्ट और लोअर पहनकर क्लोजेट से बाहर आता है। तब तक अमृत मृत्युंजय के कलेक्शन में से वाइन निकाल कर पी रहा था। मृत्युंजय अमृत को घूरते हुए बोला, मैं यहाँ से 2 मिनट के लिए बाहर क्या गया? तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी कलेक्शन को चुराने की? क्या यार, सिर्फ एक वाइन की बोतल तो लिया है, इतना चिल्ला क्यों रहा है? अमृत ने एक सिप लेकर कहा। मृत्युंजय अमृत की बात पर बोला, तो तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? चलो ना, हमें उन्हें लेने जाना है। अमृत कंफ्यूज होकर बोला, क्या हम लोगों के बीच में ये बात हुई थी कि हम लोग उन्हें लेने अवस्थी हाउस जाएंगे? मृत्युंजय अमृत को बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, अमृत मैं उस वाइन की बोतल को तुम्हारे सिर पर तोड़ दूंगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अमृत मृत्युंजय की बात पर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है तो मेरी गलती नहीं है। मैं तो बस बताने आया था तुम्हें कि तुम्हारी बीवी अपने मायके चली गई है। मैंने ये नहीं कहा कि उन्हें लेने जाएंगे। इतना कहते हुए अमृत फिर से गिलास खाली कर देता है। मृत्युंजय कमरे से बाहर जाते हुए बोला, तुम बाहर में जाओ, मैं जा रहा हूँ महक को लेने। अमृत मृत्युंजय को जाता हुआ देखकर थोड़ी तेज आवाज में बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बीवी को कुछ दिन वहां रहने देना चाहिए। अमृत की बात को मृत्युंजय पूरी तरीके से इग्नोर करके विला से बाहर निकल जाता है। इधर वैष्णो मेंशन में रिद्धिमा गजेंद्र जी के साथ शतरंज खेल रही थी और तारा रिद्धिमा को बाजी चलने के टिप्स दे रहे थे, जिस पर गजेंद्र जी कह रहे थे, चीटिंग करवा रही हो तुम। लेकिन तारा के कान में मानो गजेंद्र जी की कोई बातें नहीं घुस रही थी। तभी राजीव घर आ जाता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, डिनर का वक्त हो गया है, आप लोग खाना नहीं खा रहे हो क्या? रिद्धिमा राजीव की बात पर बोली, आप भी आओ ना, हम लोगों को ज्वाइन कर लो। राजीव, जिसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा थकावट थी, रिद्धिमा की बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर उसके पास आकर बैठ जाता है। रिद्धिमा राजीव की तरफ देखते हुए बोली, आप काफ़ी थक गए हो, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए डिनर लगा देती हूँ। रिद्धिमा की बात पर राजीव हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, डैड चीटिंग कर रहे हैं देखो, जिस पर गजेंद्र जी जो कि चुपचाप एक गोटी को मार रहे थे। राजीव की बात पर जल्दी से बोले, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने चीटिंग नहीं की।
रिद्धिमा गजेंद्र जी की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर बोली, डैड आप चीटिंग कर रहे हो, ये तो गलत है ना। आप अपनी बेटी के साथ चीटिंग कर रहे हो। गजेंद्र जी जल्दी से बोले, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ बेटा, सच में मैंने चीटिंग नहीं की। अपनी सासू माँ से पूछो। तारा गजेंद्र जी को घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आता? इतने बड़े जज होकर आप बच्ची से हार जाने के डर से चीटिंग कर रहे हो। गजेंद्र जी राजीव को घूरते हुए बोले, नालायक, अपने बाप का साथ देना चाहिए तो बीबी के साथ दे रहा है। गलत कर रहे हो डैड, आपने ही सिखाया है हमेशा सही का साथ दो, और मैं तो वैसे भी सही का साथ देता हूँ। राजीव ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। तारा गजेंद्र जी को एक नज़र घूरने के बाद रिद्धिमा और राजीव से बोले, चलो आओ हाथ धोकर आ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए डिनर लगाती हूँ। अब नहीं खेलेंगे गेम, चीटिंग करते हैं ये। गजेंद्र जी तारा की बात पर मुंह बनाते हैं और रिद्धिमा राजीव के बैग को पकड़कर उसके साथ साथ कमरे में आ जाती है। राजीव बिस्तर पर बैठते हुए रिद्धिमा से बोला, कैसा गया आज का तुम्हारा दिन? आज क्या किया दिन भर? रिद्धिमा राजीव की बात पर एक आधा बुना हुआ स्वेटर राजीव के सामने लाकर रख देती है। राजीव स्वेटर को देखते हुए बोला, ये तो किसी बच्चे का स्वेटर नहीं लग रहा है हो, क्योंकि मैं इसे अपने बच्चे के लिए नहीं बल्कि मेरे बच्चे के पापा के लिए बना रही हूँ। रिद्धिमा ने उस स्वेटर को हल्का सा गले लगाकर कहा। राजीव रिद्धिमा की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, विंटर आने वाला है क्या? तब तक बन जाएगा ये। रिद्धिमा कुछ देर सोचकर बोली, मेरी स्पीड को देखते हुए तो बन जाना चाहिए, उसके बाद मैं हमारे बच्चे के लिए भी बनाऊंगी। राजीव रिद्धिमा के पास आकर उसके हाथ से स्वेटर को लेकर बिस्तर पर रख देता है और उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, ऑनलाइन सीख रही हो बनाना? रिद्धिमा अपना सिर हिला देती है तो राजीव इसके गाल को अपने अंगूठे से रब करते हुए कहता है, तुम खुश हो ना यहाँ पर? रिद्धिमा की आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है, जिस पर राजीव उसकी आंखों पर किस करते हुए कहते हैं, रोना बंद करो वरना मम्मी और डैड मुझे मारेंगे। रिद्धिमा राजीव को गले लगा कर बोली, थैंक यू सो मच राजीव जी, मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए। राजीव रिद्धिमा के बालों पर चूमते हुए बोला, और थैंक यू सो मच मेरी मम्मी पापा को इतनी प्यारी बेटी देने के लिए। रिद्धिमा सिर उठाकर राजीव को देखते हुए बोली, मुझे सास नक्चढ़ी नहीं मिली है, इसलिए उन्हें एक प्यारी बेटी मिल गई। राजीव रिद्धिमा के होठों पर हल्का सा किस कर लेता है तो रिद्धिमा कहती है, मुझे भूख लग रही है। राजीव रिद्धिमा के गाल पर हल्का सा बाहर बाइट करके बोला, ठीक है जाओ तुम नीचे मैं फ्रेश होकर आता हूँ। रिद्धिमा राजीव के पेट पर हल्का सा मुक्का मारकर भाग जाती है, जिस पर राजीव मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद राजीव जब कैजुअल लुक में नीचे आता है तो देखता है तारा भर भर कर रिद्धिमा को डिनर करवा रही थी। रिद्धिमा खाते हुए तारा से बोली, मम्मी आप दिन भर फ्रूट्स खिलाती हो, रात को इतना सारा खाना, ऐसा क्यों? मैं मोटी हो जाऊंगी। तारा रिद्धिमा की आंखें दिखाते हुए बोली, चुपचाप खाओ और मोटी हो जाओगी तो क्या हुआ, कौन सा राजीव तुम्हें छोड़ देगा? अगर ऐसा हुआ तो हम उसे घर से निकाल देंगे। राजीव नीचे आते हुए बोला, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो मुझे क्यों घर से निकालोगे? गजेंद्र जी राजीव की बात पर बोले, क्योंकि तुम हमारी बेटी को मोटी कहकर चिढ़ाओगे। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं उसे मोटी कहने वाला हूँ? राजीव ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। रिद्धिमा राजीव के प्लेट में खाना डाल देती है और फिर से खाते हुए कहती है, पक्का आप मुझे मोटी नहीं कहोगे ना? राजीव रोटी खाते हुए बोला, हाँ नहीं कहूँगा, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपनी बॉडी बनानी चाहिए, बहुत पतली हो तुम। राजीव की बात पर रिद्धिमा तारा की तरफ देखते हुए बोली,
मम्मी क्या मैं सच में पतली हूँ? देखो ना आपका बेटा मेरी बुराई कर रहा है। तारा राजीव को घूरते हुए बोली, सब तुम्हारे कारण है। तुम्हारी टेंशन में बेचारी पतली होती जा रही है। राजीव अपनी गर्दन हिलाकर आगे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था वो कुछ भी कहेगा तो सुनने को उससे ही मिलने वाला है। रिद्धिमा राजीव को अपनी आंखें टिमटिमाते हुए देखने के बाद मुस्कुरा देती है और खाने लगती। राजीव बस उसे घूरता रह जाता है। इधर अवस्थी हाउस में मृत्युंजय की गाड़ी आकर अवस्थी हाउस के बाहर रुकती है। मृत्युंजय जल्दी से जाकर डोरबेल बजाता है। मृत्युंजय के डोरबेल बजते ही सुधांशु दरवाज़ा खोलता है। सुधांशु इतनी रात को मृत्युंजय को अपने सामने देख कर बोला, आप यहाँ वो भी इस वक्त कैसे? मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे परमिशन के? मृत्युंजय सुधांशु को घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के मेरी बीवी को यहाँ लेकर आने की? सुधांशु मृत्युंजय की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, एक्सक्यूज़ मी, आपकी बीवी होने से पहले वो इस घर की बेटी है और दीदी खुद आना चाहती थी। मृत्युंजय सुधांशु को दरवाजे से हटाते हुए बोला, हटो मेरे सामने से, मैं अपनी बीवी को लेने आया। इतना कहकर मृत्युंजय अंदर आ जाता है तो सभी लोग डिनर के लिए बैठे हुए थे। इतनी रात को मृत्युंजय को वहाँ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वैशाली सलाद खाते हुए मृत्युंजय को देखकर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मृत्युंजय वैशाली को इग्नोर करके महक से बोला, तुम बिना मुझसे पूछे यहाँ पर क्यों आई हो? शेखर जी मृत्युंजय की बात पर बोले, लेकिन बेटा महक ने तो कहा कि वो तुमसे पूछ कर आई है। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, महक तुम झूठ बोलना भी सीख गई। महक पराठे को कुतरते हुए उन लोगों की बातें सुनने लगती है। महक को चुप देखकर मृत्युंजय फिर से बोला, महक मैं कुछ पूछ रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे बता कर तो आना चाहिए। महक सबकी नज़रों को खुद पर महसूस करके जल्दी से मृत्युंजय से बोली, मैं आपसे नाराज़ हूँ, इसलिए मैं ससुराल छोड़कर मैके आ गई। मृत्युंजय कन्फ्यूजन में महक को देखते हुए बोला, नाराज़ हो क्यों? मैंने क्या किया है? क्या घर में किसी ने तुमसे कुछ कहा? महक मृत्युंजय के बात पर मुंह बनाते हुए बोली, आपने मुझे आज बड़ा पाव खाने नहीं दिया, इसलिए मैं आपसे नाराज़ हूँ। मृत्युंजय महक के बात पर उसे पूरी तरीके से घूरने लगता है। वहीं नीरू मृत्युंजय को गुस्सा होता हुआ देखकर कहती है, बेटा तुम भी आकर हम लोगों के साथ खाना खा लो। मृत्युंजय नीरू की बात पर महक को घूरते हुए बोला, तुम घर चलोगी या फिर नहीं? महक मृत्युंजय की बात पर बोली, मैं नहीं आऊँगी जब तक कि आप मेरी सारी कंडीशन नहीं मान लेते, मैं नहीं जाऊँगी। वैशाली उन दोनों को देखते हुए मज़े के साथ अपना खाना खाने लगती है और सुधांशु भी आकर बैठ जाता है और अपना डिनर करने लगता है। वहीं मृत्युंजय महक की बातों को सुनकर बोला, कंडीशन? कैसी कंडीशन? महक डाइनिंग टेबल से उठकर खड़ी हो जाती है और दराज से एक नोट डायरी पेन लाकर मृत्युंजय के हाथ पर रख कर कहती है, जो कहूँगी आप लिखो। शेखर जी ये देखकर मुस्कुरा देते हैं और वही मृत्युंजय की आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची का लम्हा होकर गुजर जाता है। मृत्युंजय अपने ख्यालों को झटकते हुए महक से बोला, ये क्या मजाक है? महक मृत्युंजय की बात पर छोटा सा मुंह बनाकर बोली, मैं मजाक नहीं कर रही, आप लिखो, तभी मैं आपके साथ जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर वो सोफे पर बैठ जाता है और महक उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।